जय हिंद, नमस्कार। देखो, बीएसएससी का द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। सभी स्टूडेंट भाई बहनों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। कुल 11,098 पोस्ट पे इस बार वैकेंसी भरी जाएगी। तो तैयार हो जाइए, पढ़ना अपना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात जानना है एप्लीकेशन करते समय। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये लास्ट डेट 11/11 है। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, फॉर्म पहले फिलअप कर देना है। कब से शुरू हो रहा है? 27/9 से, आज से ये शुरू हो जाएगा आपका फॉर्म भराना। और लास्ट डेट 11/11 है, लेकिन पेमेंट डेट 9/11 तक ही है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 10/11 में कुछ नहीं होने वाला। 10 तारीख और 11 नवंबर जो है, 10 नवंबर 11 नवंबर में उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले काम कर देना है। फाइनल सबमिशन भले आप 11/11 तक कर सकते हैं, और उसमें भी अंतिम में सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट करना ही नहीं है, सितंबर में ही भर दो या 8-10 अक्टूबर तक भर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि कुल मिला के आपको 11,098 पोस्ट है। और किस किस तरीके से है ये भी देखो कि लेवल 2 के बहुत सारे पोस्ट हैं, लेवल 3 के पोस्ट हैं, लेवल 4 के पोस्ट हैं। देखो, लेवल क्या होता है, जब आप लोग जॉब में जाएंगे तो 7th पे स्केल 7 सीपीसी जो होता है उसके हिसाब से 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे, ये शुरुआत के लेवल हैं। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड और लेवल फोर्थ। ठीक है, तो लेवल 2 का मतलब है 1900 ग्रेड पे वाला, और लेवल 3 होगा 2000 ग्रेड पे, लेवल 4 होगा 2400 ग्रेड पे। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें सारे लेवल 2 वाले हैं। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक करके, निम्न वर्गीय लिपिक का मतलब हो गया एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसके बाद देखो लेवल 4 के भी है, सहायक अनुदेशक टंकन। ठीक है, टंकन मतलब टाइपिंग। इसके अलावे और इधर भी देखो लेवल 2 और लेवल 4। ठीक है, टंकन सह लिपिक। तो लेवल 2 और लेवल 4 के मेनली जितने भी पोस्ट है, और टोटल देखो यहाँ 11,098 पोस्ट है। एक बात और ध्यान देने का है, 5,064 पोस्ट किसका हो गया? अनारक्षित, अनरिजर्व। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईबीसी के 1,090 पोस्ट हो गए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 1249 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हो गया ओबीसी, उसके 1884 हैं। पिछड़ा वर्ग का मतलब हुआ बीसी, बैकवर्ड क्लास, ये अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी, एससी के 1367, एसटी के 76, और पिछड़े वर्ग की महिला जो है उनका 368 सीट है। तो महिलाओं को 35% का 36 आरक्षण होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका रिजर्वेशन का कैटेगरी है, उसका अस्थाई निवास प्रमाण पत्र का नंबर और तिथि आपको जो है अपने साथ रखना है फॉर्म भरते समय। निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम, जैसे सीओ लेवल अंचलाधिकारी का है, बीडीओ का है, या एसडीओ के लेवल का बना हुआ सर्टिफिकेट है, या डीएम लेवल का बना हुआ सर्टिफिकेट है, इस बात का ध्यान में रखना है। उसका नंबर और डेट, ठीक है, ये मेंशन करना होगा आपको फॉर्म में, तो इसलिए उसको साथ में रखना है और संभाल के रखना है। अगर रिजल्ट हो गया तो काउंसलिंग के टाइम में वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन में करेंगे। मतलब कि जब आप कंफर्म हो जाए कि जो आप भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं, तभी आप फाइनल कीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना है। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा कि गलती से ओबीसी भर दिए और थे एससी, तो उससे दिक्कत हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे और सही कैटेगरी में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अपना कैटेगरी भरते समय ध्यान रखना है। अब देखो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ओबीसी और बीसी। ठीक है, वैसे बिहार सरकार में ओबीसी नहीं होता, ईबीसी होता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ओबीसी सेंटर में होता है।
तो ईबीसी और बीसी के बारे में भी वही बात है कि निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब देखो, इसमें एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जो क्रीमी लेयर ओबीसी हुए, जिनका सैलरी जो है कुछ 8 लाख एनुअल का इनकम लिमिट तय किया हुआ है, अगर उससे ऊपर है तो फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। तो वो आप बनवा के रख लीजिएगा समय से पहले, ठीक है। इसका भी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा, ठीक है। बीसी ईबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। और देखो, कहा जा रहा है कि 1 वर्ष से अधिक पुराना अगर है प्रमाण पत्र, तो उसकी स्थिति में विहित प्रपत्र कितना हो गया, ये 18B, ठीक है, स्वघोषित समर्पित करना होगा। ये 18B समर्पित करना होगा अगर आपका पुराना है तो ऐसा मना नहीं किया जा रहा है कि ज़्यादा पुराना आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको उस समय में पता चल जाएगा जिस समय काउंसलिंग वगैरह होगी। अब देखो, काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। तो वो उस समय ध्यान रखना है कि जिस समय काउंसलिंग हो रही है ये 18B भर दें, ठीक है। इसके अलावा देखो, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे जो भी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। 35% का क्षैतिज आरक्षण तो है ही आपको, ठीक है। साथ ही सर्टिफिकेट पे फादर्स नेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। हस्बैंड के नेम से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा, जो कि अनुबंध 1 के अनुसार होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी जो डिटेल है इसमें पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखिए, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो भी आपको बता दे रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि, ठीक है, नंबर, तिथि, निर्गत करने वाला प्राधिकार का पदनाम, जो बताया आपको कि सीओ, एसडीओ, डीएम जिस लेवल का भी बना हुआ है, अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है। वो फॉर्म भरते समय आपको कॉलम में वो दिया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में भी यही विवरण अंकित रहेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, उम्र सीमा की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1/8/2023 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। इसके अलावा एक चीज और भी लिखा है कि 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित जो अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं उनको भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अगर धारण करते हैं और उम्र सीमा धारित करते हैं तो पत्रांक 2012 के अनुसार परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो उम्र सीमा काफी ज्यादा दिया गया है। वैसे न्यूनतम तो 18 है कि 18 से कम वाले नहीं भरेंगे, लेकिन अधिकतम देखो 37 साल जो है रिजर्व के लिए है। महिला का 40 है, बीसी ओबीसी का 40 वर्ष है और SC ST का 42 वर्ष है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्र सीमा दिया गया है। जो बुजुर्गियत की दहलीज पर खड़े हैं कैंडिडेट, वो भी बहुत आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उम्र का तो कोई चक्कर है ही नहीं। अब इससे ऊपर के अगर हो गए हो भाई तो फॉर्म भर के अब कर क्या लोगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि सही समय पे नौकरी लगे, जितनी जल्दी से जल्दी लगे। परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करें, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद करने से फ़ायदा है नहीं। जितनी जल्दी नौकरी लगेगी उतनी जल्दी लाइफ सेटल होगा। तो अंतिम देखो, स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा टाइम दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये मान के नहीं चलना है कि अभी तो बहुत समय बचा है। समझ लो कि ये लास्ट मौका है। अब की बार कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले बार ही 2014-15 के आसपास आया था, अब देखो 23 में आ रहा है, तो 7-8 साल तो ऐसा ही हो गए। अब की बार आएगा तो हो सकता है आप निकल जाए उम्र सीमा से बाहर। तो इसलिए इसी बार को अंतिम बार मान के प्रयास करना है। और देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि जो नियुक्त सरकारी सेवक हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं बिहार सरकार में, उनको 3 वर्ष का निरंतर छूट सेवा जो है उनको मिल जाएगा। उसके अलावा 5 वर्ष का छूट अनुमान्य है, ठीक है, उच्चतर वेतनमान में जाने के लिए, ठीक है।
तो ये है। ऐसे तो कैंडिडेट कम ही होते हैं जो पहले से हों और उसके बाद लेवल 2 और 4 के लिए भरे, वो लेवल 6 सेट वाला एग्जाम में भरेंगे, सीजीएल में भरेंगे। ठीक है, देखो परीक्षा शुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईबीसी जो भी हैं, उन सब के लिए 540 रुपये का निर्धारित है। एससी एसटी के लिए 135 रुपया निर्धारित है, दिव्यांग के लिए 135 है, महिला के लिए 135 है, और बिहार राज्य से बाहर वालों के लिए 540 रुपये निर्धारित है। ये प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क है। और अगर परीक्षा पास कर गए प्रारंभिक गलती से, तो फिर जो मेंस परीक्षा आएगी उसमें फिर से आपसे शुल्क लिया जाएगा। तो इस बात के लिए तैयार रहिए, पढ़िए। शुल्क तो बहुत छोटी सी चीज़ है, नौकरी लग जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें मायने नहीं रखेंगी। अब देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय जो शुरू में ही आप लोग को बता रहे थे कि 27/9/2023 तक से शुरू है और 9/11 तक ही ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चालू रहेगा। मतलब फॉर्म भरे, पेमेंट बाकी है, तो 9 नवंबर तक ही आप पेमेंट कर पाएंगे। 10/11 में पेमेंट होगी नहीं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप 10 नवंबर और 11 नवंबर में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। उस दिन में केवल फाइनल सबमिशन ही आप कर पाएंगे। तो जो भी काम करना है जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर दें, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हास्यास्पद बात यह है कि इसमें लिख रहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। भाई इतनी बेरोजगारी है कि 40,000 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 लाख फॉर्म गिरेंगे कि 40 लाख फॉर्म गिरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा तो होगी ही, आप लिख के ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो पीटी जो है उसका सिलेबस क्या होगा अगर परीक्षा होती है तो। ठीक है, और दूसरी बात ये, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार की रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर चयन किया जाएगा। मतलब अगर 11,000 पोस्ट है तो आप मान के चलिए 11-5-55-56,000 के आसपास आपका सिलेक्शन किया जाएगा पीटी में। अब क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, देखो सिलेबस बहुत आसान है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा। सामान्य अध्ययन में जो है आप देख सकते हैं कि बहुत आसान जो करंट अफेयर्स है, वर्तमान घटना, दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं। ठीक है, इसके अलावा आपका समसामयिक जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, अगड़म बगड़म, जो भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, हमेशा रटते रहते हैं। ठीक है, वही सब है, और कोई इम्पोर्टेंट इसमें बात नहीं है। इसके अलावा गणित का जो सिलेबस है, क्योंकि मेरा चैनल गणित का है तो ये तो आप लोग को हम बताएंगे ही कि पूर्ण संख्या से का अभिकलन, ठीक है, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंकीय गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि। ठीक है, तो सिंपल बेसिक अर्थमेटिक्स जो है वही है, कोई खतरनाक वाला क्षेत्रमिति टाइप का चीज नहीं है इसमें, कोई एडवांस मैथ वाला ज्योमेट्री नहीं है, किसी भी तरीके से आपको मतलब अलजेब्रा नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति नहीं है। साधारण चैप्टर जो है अर्थमेटिक्स का, अंक गणित का, वही सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करने का जरूरत है, और इसके लिए स्पेशल हम क्लास भी यूट्यूब पे डालते रहेंगे। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत साधारण जो है कूट लेखन, कूट व्याख्या, गणितीय संक्रिया, ठीक है, सादृश्यता, समानता, भिन्नता, ये सब जो आप लोग करते रहते हैं जनरली, सेट प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, तैयारी के लिए जरूरी है कि रोज एक सेट मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है, ये भी बहुत बेकार की चीज़ है कि बोल रहा है कि किसी के लिए 40% है, किसी का 36.5, 34, 32%। भाई इतना कंपटीशन है और बिहार के हमारे विद्यार्थी इतने ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन करने वाले हैं कि ये प्रतिशत मार्क्स 80, 85, 90% के ऊपर जाता है। ठीक है, जब 55,000 ही पोस्ट उसको लेना है, 55,000 ही पोस्ट लेना है, 55,000 पोस्ट लेना है, तो 40% के क्वालिफाइंग मार्क्स पे अगर किसी को सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पता चलेगा कि 5 लाख लड़के सेलेक्ट हो गए। तो फाइनली आप इस चीज़ को तो भूल जाइए कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब है।
मतलब है जो कंपटीशन में सबसे आगे रहेगा उसी की सिलेक्शन होगी। अगर कोई मान लो 42% मार्क्स ला के सेलेक्ट हो भी गया गलती से, वैसे होगा नहीं, तो भी वो मेंस में छटक जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं और इतने मेहनत करके तैयारी करके देते हैं, जो गलती से सेलेक्ट होंगे उनका तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और देखो इम्पोर्टेंट बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, फॉर्म भरते समय आपको पता चलेगा, डेट तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि 27 सितंबर से 11 नवंबर तक है, कि फ़ोटो जो है लाइव फ़ोटो वेबकैम से खींच के अपलोड करना है। इस बार फ़ोटो जो है आपका अलग से अपलोड करने के लिए नहीं दिया है, जैसे आप लोग छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो स्कैन करके कर देते थे। यहाँ लाइव फ़ोटो वेबकैम से खींच के अपलोड करना है। तो अब हमको जहाँ तक लगता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे तो डायरेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करने पे आपका कैमरा वगैरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें आपको मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करके करना पड़े, या फिर साइबर कैफ़े वगैरह में कांटेक्ट करना पड़े, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा चीज़ कर दिया है इसमें, क्योंकि कई लड़कों को दिक्कत होगी, कई गांव साइड में उतना साइबर कैफ़े का व्यवस्था होता नहीं है, तो समस्या होगी, ठीक है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग को समय से पहले अपना जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो अंतिम टाइम का वेट नहीं करना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उसका अप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब सुरक्षित तरीके से रखना है जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए पूरा प्रोसेस। मतलब 2 4 5 साल 10 साल जितना दिन भी लगे, ठीक है, आपको संभाल के रखना है। और उसका प्रिंट आउट लेके आप रखे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और हम तो अपने तरफ से कहेंगे कि जो भी आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है उसका जो भी पीडीएफ वगैरह है उसको अपने मेल पे डाल दिया कीजिए। इस चीज़ को अपने रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है, एप्लीकेशन वगैरह है, उसको हमेशा अपने मेल पे सेंड कर दीजिए, और बढ़िया सा उसमें सब्जेक्ट वगैरह लिख के, जिससे कि वो लाइफ टाइम आपके लिए सेव रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगा तुरंत आप सर्च करेंगे, हाँ भाई बीएसएससी का एप्लीकेशन कहाँ है, तो बीएसएससी एप्लीकेशन टाइप करते के साथ आपका मेल सर्च करके आपको दे देगा। आप घर पे बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, बाहर कहीं घूम रहे हों, किसी भी जगह पे हों, जहाँ चाहेंगे वहीं आप डाउनलोड करके उसको देख लेंगे, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि 5 साल हो गया, जो प्रिंट आउट निकाले थे वो गल गया, ठीक है, कहीं फेंका गया साफ सफाई में, दिवाली की सफाई में, या पानी वानी पड़ गया, खाना खा रहे थे उसी में चला गया वो, ठीक है, तो फिर मिलता नहीं है दोबारा। तो इसलिए जरूरी है कि उसको आप ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित करके रखें, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, कैसे अपने एप्लीकेशन को सुरक्षित करना है। अक्सर लड़के इतने लापरवाह होते हैं, रिजल्ट आया उस समय रोल नंबर ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में बहुत नुकसान हो जाता है कई बार, ठीक है। तो अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैथमेटिक्स का इससे रिलेटेड जो बीएसएससी इंटर स्तरीय है, इससे रिलेटेड हम लोग तैयारी करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। जल्दी ही वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे इसके लिए स्पेशल। और बाकी नंबर सिस्टम वगैरह ये सब, प्रतिशत, ये सब जो है औसत, आपको इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।